नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, सीएम योगी की आज टीम 9 के साथ बैठक हुई है, जिसमें आईएएस 2020 यूपी कैडर के साथ आपको बताएं कि भेंट करेंगे, आईएफएस के अफसरों से मुलाकात भी करेंगे, संस्कृति विभाग की बैठक में भी शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक आज सीएम योगी की होने वाली है, जिसमें कई अधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आईएफएस के अफसरों से मुलाकात भी सीएम योगी करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि संस्कृति विभाग की बैठक में सीएम योगी शामिल होने वाले। तो टीम 9 की खास बैठक है। हालांकि जिस तरीके से कोविड-19 का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो रहा है, इसको लेकर भी खास बातचीत की जाएगी। इसके अलावा संस्कृति विभाग के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। बैठक में सीएम योगी के साथ उनकी मुलाकात होगी। हतक रगा वस्त्र विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आईएएस 2020 यूपी कैडर के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ आईएफएस के अधिकारी भी सीएम योगी के साथ आज मुलाकात करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि 2.0 की जो योगी की सरकार है वो लगातार दुगनी तेजी के साथ काम कर रही है और इसी कड़ी में अब टीम 9 के साथ आज सीएम योगी की खास बैठक है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। और इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए। जी नितिन, आज टीम 9 के साथ खास बैठक सीएम योगी की होने वाली है, क्या कुछ खास? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा लता जी, आज टीम 9 के साथ 10:30 बजे बैठक शुरू होनी थी और ये बैठक शुरू भी हो गई है। आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कहीं ना कहीं जो 18 जनपद मंडलों से जो मंत्री आए हुए थे, उन्होंने जनता के बीच जाकर जो चीजें निकाली थी उन पर चर्चा होगी और विशेष तौर पर जो समस्या सबसे निकल कर आई है वो है बिजली और छुट्टे जो आवारा पशु हैं जो सड़कों पर रहते हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं लोग आज चर्चा करेंगे, जितने भी मंत्री। उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा सबसे अहम पहलू ये रहा कि महंगाई बिजली और जिस तरह से लगातार बढ़ रहा था उसमें क्या रहा, और क्योंकि जनता में अच्छा संदेश गया। मंत्रियों ने यह भी कहा है मंडल में, इसमें कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से कल उन्होंने मुलाकात करके यह कहा था कि जन चौपाल दलित बस्तियों में भोज और रात्रि विश्राम को जनता ने काफी सराहा है। आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से जो कमियां जनता की थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने 18 मंडलों में जो मंत्री गए थे उनसे अपनी बातें कही और जो उसका निष्कर्ष निकलेगा आज उस पर चर्चा करी जाएगी। इस चर्चा में आज 10:30 बजे से बैठक शुरू हुई थी। अब 4 बजे आईएएस 2020 के जो यूपी कैडेट परीक्षाओं के साथ भेंट लोक भवन में होगा। उसके बाद 4:30 बजे भारतीय विदेश सेवा के परीक्षाओं से मुलाकात होगी लोक भवन में। जी बिल्कुल, अलग अलग विभाग के अधिकारियों की मुलाकात सीएम योगी से होगी। कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। लेकिन नितिन अवस्थी, सवाल बस वही बार बार कि आखिर जो तमाम ये बैठकें हो रही हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात हो रही है, इसका क्या निष्कर्ष आखिर में निकलेगा? बिल्कुल लता जी, जिस तरह से जो चीजें निकल के आई मंडलों में जो गए हुए मंत्री थे 18 मंडलों में, वहां पे जो कमियां नजर आ रही थी उनको रखा गया है। उन कमियों को दूर करने के लिए जिसने भी आईएएस अधिकारी हैं उनसे लोक भवन में चर्चा चल रही लगातार, क्योंकि जिस तरह से जनता को खुश करने के लिए 2.0 सरकार जो काम कर रही है उस पर अमल किया जाएगा और अमली जामा पहनाया जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज विधानसभा में भी सतीश महाना बैठक कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खास होने को लेकर ही लोक भवन में बैठक चली। कल भी कैबिनेट बैठक हुई थी, तो लगातार जनता के लिए ही जो चीजें निकल के आएगी। आपको बताना चाहूंगा कि पूरे दिन का काम जो है आज लोक भवन में होता रहेगा। 7 बजे आदरता वस्त्र विभाग से भी बैठक करेंगे लोक भवन में। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए ही लोक भवन में बैठक कर रहे हैं। सभी अधिकारियों के साथ अलग बैठक कर रहे हैं और जो टीम 9 के जो मंत्री हैं उनके साथ अलग बैठक कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो अपराध बढ़ रहा है उसको देखते हुए धारा 144 जो लागू हुई उस पर भी हम
अमल किया जा रहा, बात करी जा रही कि आखिर बड़ा मंगल भी आने वाला है, उसको देखते हुए और जिस तरह से विपक्षी दल जो लगातार वो सरकार पर हमला बोल रहे थे चुनावी, तो उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए ये बैठक की जा रही है। जी बिल्कुल नितिन, अलग अलग मुद्दों को लेकर हालांकि खास बैठक है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेता योगी सरकार को हालांकि घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर पूरी निरंतरता के साथ योगी सरकार काम कर रही है और इसीलिए अब आज भी अलग अलग अधिकारियों के साथ, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ खास बैठक सीएम योगी की होने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। ई विधानसभा को लेकर सर्वदलीय बैठक आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बैठक में शामिल होंगे। सभी दल के नेताओं के साथ ये बैठक की जाएगी। बजट सत्र से ई विधानसभा लागू करने पर चर्चा होगी। तो लगातार जिस तरीके से अब सब कुछ ऑनलाइन करने की प्रक्रिया हालांकि सरकार की है ताकि दिक्कतें कम आए, ताकि पेपर का वेस्टेज कम हो, समय कम लगे, कम समय में ज्यादा काम हो सके। इन तमाम मुद्दों पर अपना विशेष ध्यान खींचते हुए आपको बताएं कि सभी दल के नेताओं के साथ खास बैठक आज सतीश महाना हालांकि करने वाले हैं। इसके अलावा बजट सत्र से ई विधानसभा लागू करने पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो ई विधान को जोड़ने की बात लगातार चल रही है, ऑनलाइन प्रोसेस सारे किए जाए, इसको लेकर खास चर्चा होगी। और ई विधान को लेकर सर्वदलीय बैठक इसी को लेकर आज की जानी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इस बैठक में शामिल होंगे। चलो आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी ने केजीएमयू के चिकित्सकों को बधाई दी है। रेडियो स्टेशन केजीएमयू गूंज के संचालन पर यह बधाई दी गई है। इसके अलावा केजीएमयू के डॉक्टरों ने देश विदेश में गौरव बढ़ाया है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा है। तो रेडियो स्टेशन केजीएमयू गूंज के संचालन पर दरअसल सीएम योगी ने केजीएमयू के अस्पतालों के डॉक्टरों को बधाई दी है। देश विदेश में गौरव बढ़ाने का काम इन डॉक्टरों ने किया है। जिस तत्परता के साथ, जिस कर्मठता के साथ लगातार डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसी को लेकर अब सीएम योगी ने केजीएमयू के तमाम चिकित्सकों को बधाई दी है और केजीएमयू गूंज के संचालन पर सीएम की ओर से यह बधाई दी गई है। तो वही हिंदी विभाग प्रोफेसर रविकांत के विवादित बयान पर अब बवाल शुरू हो चुका है। बताएं बड़ी खबर यह है, यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अमन दुबे ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। जी हां, धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया गया है। आपको बताएं कि दुष्प्रचार कर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप लगा है। तो साफ तौर पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अमन दुबे ने दरअसल एफआईआर दर्ज कराई है। और इसके अलावा आपको यह भी दरअसल बताते चले कि धार्मिक भावना को भड़काने को लेकर तमाम आरोप दरअसल लगाए गए हैं, जिसमें दुष्प्रचार कर यूनिवर्सिटी की छवि को खराब करने का आरोप लगाया गया है। अयोध्या के तपस्वी छावनी अखाड़े के मीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने 5 मई को ताजमहल में प्रवेश की लड़ाई को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद मंगलवार को उन्होंने खुद अपने 4 शिष्यों के नाम से याचिका दाखिल की है। और इनमें उन्होंने संस्कृति मंत्रालय दिल्ली, मुख्य पुरातत्व अधीक्षक दिल्ली, पुरातत्व अधीक्षक आगरा मंडल आरके पटेल, आगरा डीएम प्रभु नारायण सिंह, एसएसपी आगरा सुधीर कुमार और
सीईओ ताज सुरक्षा को विपक्षी बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने खुद को शिष्यों को ताजमहल में भगवा और ब्रह्म दंड के साथ प्रवेश कराने की मांग की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुगलों ने 4000 मंदिरों का विध्वंस किया था और अब सभी को मंदिर बनाया जाएगा। मोदी और योगी की सरकार में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतराते हुए आपको बताएं कि दिखाई पड़ रहे हैं। से अब याचिका दाखिल की गई है जिसमें साफ तौर पर दंड को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। उसी के साथ ताजमहल के अंदर एंट्री दी जाने की मांग की है। पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित शर्मा जुड़ गए आगरा से। जी अमित, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि आगरा के बाहर किस तरीके का जो ब्रह्म दंड को लेकर, भगवा रंग को लेकर राजनीति करने का काम हालांकि किया गया था, लेकिन अब परमहंस ने अपने शिष्यों के साथ याचिका दाखिल की जिसमें साफ तौर पर यह मांग की है कि उन्हें ताजमहल के अंदर ब्रह्म दंड के साथ एंट्री मिले। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी लता, बिल्कुल बिल्कुल। 5 मई को ताजमहल गए थे परमहंसाचार्य जी, जिनको भगवा वस्त्र, परमहंसाचार्य जी को का जो आरोप था, माफ कीजिएगा 3 मई को गए थे। परमहंसाचार्य जी का आरोप था कि भगवा वस्त्र और ब्रह्मदंड जो कि लोहे का होता है, एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि लोहे का ब्रह्मदंड है, इसीलिए इन्हें अनुमति नहीं दी गई। भगवा वस्त्रों के कारण उन्होंने आरोप लगाया था कि भगवा वस्त्रों के कारण मुझे अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद राजनीति बहुत गरमाई है। लगातार काफी सारे हिंदूवादी संगठनों ने भी ताजमहल पर आकर प्रदर्शन किया है इस पूरे मामले पर। और कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमहंसाचार्य जी द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें ताजनगरी आगरा के डीएम पुरातत्व विभाग दिल्ली और एसएसपी डीएम सबको पार्टी बनाया गया है। उनका याचिका में साफ तौर पर यह कहना है कि भगवा रंग और ब्रह्मदंड के साथ मुझे प्रवेश दिया जाए। मेरे प्रवेश को जिन लोगों ने रोका था उन्हें कानूनन इसकी सजा दी जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला विवादों में भी रहा है। परमहंसाचार्य जी पूर्व में भी इस प्रकार के जो याचिका है वो दाखिल करते रहे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की याचिका भी उनके द्वारा दाखिल की गई थी। इसके अलावा लगातार वो एक मूव लेकर एक पूरा अभियान चला रहे हैं कि ताजमहल जो है वो भगवान शिव का मंदिर है, जो महालय है। तो अमित, क्या कहा जाए, हालांकि अब परमहंस जी ने याचिका दाखिल तो कर दी है लेकिन भगवा रंग कोई कारण नहीं होता हालांकि एंट्री से रोकने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो मापक है ताजमहल में घुसने के लिए उसमें लोहे की चीजों को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि कोर्ट की तरफ से अब किस तरह का रुख दिखाई पड़ेगा इस पर? मैं आपको बता दूंगा था कि जो ब्रह्मदंड होता है वो ब्रह्मदंड लोहे का नहीं होता, वो ब्रह्मदंड लकड़ी का होता है हमेशा। और चूंकि परमहंसाचार्य जी विवादित व्यक्तित्व है, इसीलिए उस हिसाब से इनको ताजमहल में प्रवेश करने से रोका गया था। आपको बता दूं कि लगातार पूरे देश में एक मूव चल रहा है, तो मीनार को भी विष्णु स्तंभ का रूप देने की बात हो रही है और कोर्ट में काशी का मामला है, ज्ञानवापी पूरे देश में चल रहा है। तो एक ये पूरा राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे मामले का। इससे पूर्व भी परमहंसाचार्य जी के सहयोगी हैं डॉक्टर रजनीश सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में उन्होंने भी ये याचिका दायर की है कि जो 22 कमरे हैं उनको खुलाया जाए जिसमें ताजमहल के राज दफन है। उनके अनुसार और परमहंसाचार्य जी के अनुसार ताजमहल भगवान शिव का पुराना मंदिर है जिसको तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार ताजमहल पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं कि लगातार इस प्रकार की याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। चलिए, वाकई देखने वाली बात होगी कि अब ये जो मामला है क्या बोल लेता है। बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में धारा 144 लागू हो गई है जिसके चलते विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है। साथ ही कोर्ट के आदेशानुसार लाउडस्पीकर की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। बता दें कि बड़े मंगल अन्य पर्व परीक्षाओं को देखते हुए ये आदेश दरअसल जारी किए गए हैं जिसमें कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने की भी हिदायत दी गई है।
वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन जमानत के मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। आपको बताएं कि 3 दिन पहले एक नया मुकदमा दरअसल दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खान के खिलाफ आपको बताएं कि रामपुर में केस दर्ज किया गया था, जिसको लेकर आजम खान के वकील का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात रखी जाएगी कि सियासी साजिश के तहत जेल में ही रखने के लिए इस मुकदमे में 2 साल बाद उनका नाम शामिल किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम होगी। 3 दिन पहले दर्ज मुकदमे में आजम के नाम का वारंट सीतापुर जेल में तामील हो चुका है। इस नए मुकदमे से पहले आजम के खिलाफ कुल 87 मुकदमे आपको बताएं कि दर्ज थे। इनमें से 86 मामलों में उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी थी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा पर पक्षपात करने के आरोप लगातार लगाते रहे हैं, उन्हें हटाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के मस्जिद परिसर के भीतर तहखाने में वीडियोग्राफी कराने की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट कमिश्नर मामले पर आज फैसला क्या आता है। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर भी सियासत तेज होती दिखाई पड़ी है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि समाजवादी पार्टी साजिशें कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार फिर से सख्त हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हालांकि एक बैठक की थी, जिसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रदेश में कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री का आकलन भी किया जाए। जिन जिलों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वहां पर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पर भी सख्ती बरती जाए। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने अपने ऊपर हमले के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब वो अपने क्षेत्र में कई गांव में भ्रमण कर रहे थे और पहदरिया गांव में पहुंचे थे तो कुछ लड़कों ने 20 लोगों ने लाठी डंडे के साथ आए और उन्हें घेर लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देने लगे। इस दौरान वहां पर मेरे साथ मौजूद करीब 50 लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने बाहर मुझे निकाला। अभी भी लगातार मारपीट करने के लिए आमादा हैं। मैंने इसकी शिकायत हालांकि पुलिस को की है। राजभर ने यह भी बताया कि स्थानीय दरोगा और पुलिस वाले हालांकि पहुंच चुके हैं और इस पर कार्रवाई की जा रही है। आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पहदरिया में एक दरवाज़ा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन आर्डर को, कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि लाइन आर्डर ठीक है, जब विधायक के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, जनता के बीच में विधायक नहीं जाएगा
तो विधायक कहाँ जाएगा, किसी के दुख में सुख में नहीं जाएगा। इस तरह की हरकत गोसलपुर गांव, पहदरिया, थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर, विधानसभा 377 जहूराबाद गाजीपुर की घटना है, और जिसको लेकर के जिस तरह का लोगों में लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं, अगर हम कंट्रोल नहीं किए होते तो आज यहाँ बवाल काफी बढ़ जाता। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तल्खियों की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कभी शिवपाल नाराज होकर ट्वीट करते हैं तो कभी बयान देते हैं। इशारों इशारों में भतीजे अखिलेश भी चाचा पर निशाना साधते हैं। दोनों के बीच की दूरियां दिख जाती हैं। हालांकि सोमवार की शाम कुछ ऐसा नहीं था। पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव की भतीजी की शादी के समारोह में दोनों चाचा भतीजे मेहमान थे। इस मौके पर चाचा भतीजे सिर्फ नजर ही नहीं आए बल्कि अगल बगल बैठे दिखे। मंगलवार सुबह अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडल से 4 तस्वीरें भी ट्वीट की। फोटो में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव सोफे पर अगल बगल बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल यानी कि सीएमएस के शिक्षकों के सम्मान में मंगलवार को आयोजित शिक्षक धन्यवाद समारोह में शिरकत करने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी पहुंची। कार्यक्रम का आयोजन सीएमएस की गोमती नगर एक्सटेंशन ब्रांच में दरअसल किया गया था। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सीएमएस का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि स्कूल सही मायनों में भावी पीढ़ी को जीवन निर्माण की शिक्षा दे रहा है और इसके लिए इसके संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी व डॉक्टर भारती गांधी बधाई के पात्र हैं। आईटी गुलाब देवी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री नितिन अवस्थी। जो परीक्षा होगी वो अलग 5 पैटर्न पे होगी। जो परीक्षा होगी उसको लेकर कुछ चेंज किए गए बोर्ड परीक्षाओं में। नहीं, वो आज आपने पेपर में पढ़ लिया है, पूरा शिक्षा का कैलेंडर निकला हुआ है, आप पढ़िए। आप लगातार प्राथमिक किस तरह से वो कहा जा रहा है कि सीबीएसई के पैटर्न पर होंगी मैम बोर्ड परीक्षाएं? ये जो आ रहा है, मोबाइल तो पीछे कर ले भाई। हमारी जो शिक्षा की स्थिति है वो इतनी पारदर्शी है कि थोड़ी सी भी कहीं कमी होती है तो दिखाई दे जाती है और मुझसे सुधार। आगे की रणनीति रहेगी क्योंकि जिस तरह से लगातार एक बहुत बड़ी चुनौती सीबीएसई पैटर्न ये थे हमारे सामने गुलाबो देवी, जिन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों पर उनकी नजर रहेगी, उस पर काम किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि गुलाबो देवी जो शिक्षा मंत्री वो कितना काम करती हैं और बच्चों के लिए क्या सोचती है। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं नितिन अवस्थी, FM न्यूज़ लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।